हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्लास हम लोगों ने बात कर ली थी अबाउट बैक बॉन्डिंग की बैक बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे बैक बॉन्डिंग से हम लोग बोरोन ट्राइहैलाइड्स के लुईस एसिड कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और बैक बॉन्डिंग के दूसरे एप्लीकेशन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो जो आपका बैक बॉन्डिंग का सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज प्लानरिटी और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो आपको देखने में आपको प्लेनर दिखाई देंगे, बट एक्चुअली वो कैसे देखने में आपको नॉन प्लेनर दिखाई देंगे। उन्हीं के जैसे दूसरे जो मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लेनर होते हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझना भी होगा, याद भी रखना होगा और बाकी जगह पर इसको आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए। देखो जैसे मैं आपसे बात करूं ट्राई मिथाइल अमाइन के बारे में एक, और एक मैं आपसे बात करूंगा ट्राई सिलाइल अमाइन के बारे में। तो ये आपके पास दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, एक ट्राई मिथाइल अमाइन होता है और एक ट्राई सिलाइल अमाइन होता है। ठीक, नाम से पता लग रहा है। तो ट्राई मिथाइल अमाइन को अगर आप देखोगे तो यहां पर नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर है, इधर आपके पास CH3 ग्रुप होता है, इधर भी CH3 ग्रुप होता है और इधर भी CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप यहां देखेंगे ट्राइसिलाइल अमाइन तो यहां पर लोन पेयर है, इधर आपका SiH3 ग्रुप होता है, तो ये आपका ट्राइसिलाइल अमाइन बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ट्राइमिथाइल अमाइन के बारे में बात करूं तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर, देखो यहां पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, यहां पर कार्बन भी sp3 में है, ये भी sp3 में, ये भी sp3 के अंदर है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो आपका नॉन प्लेनर है। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्राइसिलाइल अमाइन की बात करें तो ट्राइसिलाइल अमाइन जो होता है वो आपका प्लानर होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल ही होता है। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों होता है, उसका रीजन है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब बहुत ध्यान से समझना कैसे यहां पर बैक बॉन्डिंग होती है। देखिए नाइट्रोजन के पास 2 p ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है, ये आपका सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड को अगर ये बिलोंग करता है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पास, वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सो बैक बॉन्डिंग अकर्स, बैक बॉन्डिंग अकर्स between what, 2p orbital of nitrogen and 3D orbital of सिलिकॉन। तो नाइट्रोजन के 2p और सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है और उसके थ्रू क्या होता है, बैक बॉन्ड बनता है। तो आप ध्यान से देखें, अब क्या होगा अगर ये दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो होता क्या है इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के लिए, सो फॉर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, फॉर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बोथ नाइट्रोजन and silicon have to be in the same plane. So as a result the molecule become planar। तो इस तरह से क्या होता है, यहां पर नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है। उस बैक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाता है, आपका मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर हो जाता है। तो देखो अभी एक सिलिकॉन और एक नाइट्रोजन के बीच में बैक बॉन्डिंग हुई है, एग्जैक्टली इसी तरह बैक बॉन्डिंग इस वाले के साथ हो सकती है। तो वही आपके पास एक डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनेगा जो कि हर बॉन्ड के साथ के हर तीनों मतलब तीनों बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा होगा, इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा होगा, घूम रहा होगा, लाइक दिस SiH3 एंड SiH3। तो इस तरह से आपके पास एक डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनता है। अब आप खुद समझना, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इस लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन जो था वो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
लेकिन अब वो जो लोन पेयर है वो तो बैक बॉन्डिंग में चला गया। तो आप देखो इस कंपाउंड के अंदर आपका नाइट्रोजन है वो कौन सी स्टेट में आ चुका है, sp2, और आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, प्लेनर हो गया है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझें कि यहां पर क्या हुआ है, बैक बॉन्डिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लेनर से कैसा बन गया है, प्लेनर बन गया है। इसी में देखो आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप ध्यान से समझे चीजों को। अगेन NSI बॉन्ड जो है उसके अंदर क्या आ गए हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर जनरेटेड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर जनरेटेड, so the bond will have intermediate characters, ये इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ भी आप बोल सकते हो, है ना। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा, और सिंगल बॉन्ड से क्या होगी, कम। तो अगर कोई कंपेयर करता है NCH3 होल थ्राइस ट्राइमिथाइल अमाइन और ट्राइसिलाइल अमाइन, तो अब ध्यान रखना क्योंकि ट्राइसिलाइल अमाइन के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए ट्राइसिलाइल अमाइन जो है वो आपका कैसा है, प्लेनर है, जबकि ट्राइमिथाइल अमाइन जो होगा वो कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। बात समझ में आती है? चलिए कॉपी करें फिर और आगे चलते हैं। इसी तरह देखें एक और आपके पास मॉलिक्यूल है जिसमें आप बैक बॉन्डिंग से कुछ चीजें मतलब उसकी ज्योमेट्री के अंदर चेंज को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। देखें आपके पास एक तो है मिथाइल आइसो थायोसाइनेट, दैट इज CH3NCS, ठीक है, और एक आपके पास वो है सिलाइल आइसो थायोसाइनेट, दैट इज SiH3NCS, ठीक है। ये आपके पास दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दोनों में फिर से वही सिलाइल ग्रुप आ गया है, बस आपको ये समझना है। दिख रहा है आपको कंपैरिजन पॉइंट क्या, मिथाइल और सिलाइल ग्रुप दोनों सेम फैमिली के मेंबर है, CH3 कार्बन और सिलिकॉन। इनके करस्पॉन्डिंग जो है एक सेकंड पीरियड का एक थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड वाले के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। उसके पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो वो क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो फंडा वो ये देखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 5 में से एक तो मिथाइल को दे दिया CH3, ठीक है, तो यहां पर लोन पेयर होगा। उसके अलावा आप देखो कार्बन, तो अब आप कार्बन जो है तो डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड एस, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये sp2 होगा, और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बात करें तो ज्योमेट्री जो होगी वो बेंट और एंगुलर होगी, ठीक है। ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री की बात करें तो बेंट या फिर क्या आनी चाहिए, एंगुलर आनी चाहिए। अब वहीं आप यहां पर आ जाओ SiH3NCS के अंदर, तो यहां पर भी सेम है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और ये जो सिलिकॉन है SiH3 ये वही मिथाइल की तरह sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, लेकिन इसके जो वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, इसके जो वेकेंट 3d ऑर्बिटल है वो 3d ऑर्बिटल क्या करेगा, नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके इस तरह से पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ये बैक बॉन्डिंग होगी, ये क्या होगी, यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल फिर से क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन को सेंटर मानते अगर बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन को सेंटर मानते बात करें तो ज्योमेट्री भी कैसी हो जाएगी, लीनियर, और वहां बात करें तो वो कैसी होगी, बेंट या फिर एंगुलर होगी। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में क्या होता है, इफेक्ट आता है, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। नॉन प्लेनर से आपका मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस चीज पर भी आप जरूर 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 ध्यान दें, बैक बॉन्डिंग ज्योमेट्री को अफेक्ट करती है। फिर देखें इसका तीसरा एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। कई बार बैक बॉन्डिंग से ही आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड एंगल में वेरिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लूंगा, एक जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जैसे मान लो आपके पास एक तो मॉलिक्यूल है डाइमिथाइल ईथर, दैट इज ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखो ये हम पहले ही बॉन्ड एंगल में भी सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। CH3 रिलेटिवली एक बल्कियर ग्रुप है,
अगर आप यहाँ पर बात करें वाटर से कंपेयर करते हुए, तो वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 111 डिग्री होता है। मतलब ये जो बॉन्ड एंगल इट इज ग्रेटर देन sp3 हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल। उसका रीजन क्या होता है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। इसका रीजन होता है बल्कियर साइज। तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन between bulkier CH3 group, the bond angle is greater than normal sp3 bond angle। तो क्या होता है, ईथर के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है, अब और एल्काइल ग्रुप मान लो मिथाइल की जगह आपके इथाइल ग्रुप होता है तो बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो नॉर्मल sp3 बॉन्ड एंगल से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब एग्जैक्टली सेम चीज अगर आप कंपेयर करें फॉर डाइसिलाइल ईथर, दैट इज ऑक्सीजन है, वही आपके लोन पेयर है, लेकिन इस बार यहां मिथाइल की जगह आपका SiH3 ग्रुप दिख रहा है। अब देखो इतना आप सीख चुके हो, समझ चुके हो, आपको देखते ही पता लग जाएगा। पहले तो आप सोचते हो सर हमें कैसे पता लगेगा बैक बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। अब देखो आपको देखते ही पता लग रहा है कि बैक बॉन्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली ये चीजें देखो। अब आप ऑक्सीजन है आपके पास, तो ऑक्सीजन का जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा 2p, सॉरी ऑक्सीजन का भरा हुआ ऑर्बिटल 2p, और सिलिकॉन का जो आपका 3d ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या होगी, देखो बैक बॉन्डिंग होगी। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से पहली चीज, अब यहाँ पे दो इफेक्ट काम करेंगे। एक देखो सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा है, तो सिंस साइज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, सो SiH3 will exert more steric repulsion। बोलो होगा? एक तो क्या होगा, SiH3 का स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिथाइल, और दूसरा बैक बॉन्डिंग और है। तो दूसरा रीजन आपके पास क्या गया, बैक बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग also the molecule will have a planar sp2 ज्योमेट्री। तो देखो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग के अंदर काम है, उससे मॉलिक्यूल क्या आएगी, प्लेनर ज्योमेट्री यानी sp2 ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो प्लेनर, हाँ प्लेनर बोल सकते हो, SiH3 में बैक बॉन्डिंग होगी तो प्लेनर sp2 क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी ना। अब जैसे sp2 ज्योमेट्री यहां पर आएगी तो क्या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो sp2 ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, sp2 ज्योमेट्री प्लान में इसलिए रहा हूं कि सिलिकॉन भी तो है, वो तो sp3 में ही रहेगा, ऑल्दो उसका जो रोटेशन होगा बॉन्ड का उसकी वजह से वो भी सेम प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्लेनर यूज कर ही लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लेनर sp2 ज्योमेट्री आ जाएगी जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो अब ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इसके बॉन्ड एंगल को बहुत आगे पहुंचा देते हैं। तो आपके पास अगर मैं बताऊं OSiH3 और OSiH3 का अगर आप बॉन्ड एंगल देखो वो क्या होता है, 144 डिग्री। सो ड्यू टू these two factors combined, the bond angle increases and becomes, तो ये दोनों फैक्टर बैक बॉन्डिंग, स्टेरिक रिपल्शन दोनों एक साथ काम करते हैं, और जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आना चाहिए, बॉन्ड एंगल उससे बहुत ज्यादा आ जाता है। आ रही बात समझ में आपको? तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान दें। ये सब ऑब्वियसली स्पेशल केसेस हैं, लेकिन भाई अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस एडवांस दोनों पे आप फोकस कर रहे हैं, और एडवांस्ड में ये कंसेप्ट आपके बहुत काम में आ सकते हैं। इनको रटना नहीं है, आपको ये समझना है, देखकर आपको पता लग जाएगा कि बैक बॉन्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो ये तीसरा एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। कॉपी करें, फिर चलते हैं चौथे एप्लीकेशन पर जहां पर आप बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर पाएंगे।
चलिए ऐसे देखिए मूव करते हैं इसके अगले एप्लीकेशन के ऊपर, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, थिंक कुछ लोचा हो गया है, एक सेकेंड दे मुझे। तो नेक्स्ट है वो है अपना कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो कई बार आप बॉन्ड लेंथ को भी बैक बॉन्डिंग से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, और वो दिखता है, ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं, बड़े आराम से दिखेगा। आपने जैसे ही एग्जांपल देखो, ये सब एग्जांपल रटने के नहीं होते, ये आप कवर करो ताकि आप सीख पाओ कि कहाँ बैक बॉन्डिंग होती है और कैसे आप उसको देखते विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कंपेयर करें कंपेयर BF यानी बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 माइनस। आपको इन दोनों में BF बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी तो कर लो, दिख रहा है आपको, दिख गया ना। हाँ, अब देखो यहां पर तो क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और ये BF4 माइनस है, तो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर जो बोरोन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप देखो अगर मैं बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वैसे 2s2 2p1 होता है, ठीक है, और इस तरह से 2s1 2p2 हो जाएगा। तो देखो 3 फ्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर करके 3 बॉन्ड बना लेगा, और जो चौथा बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ वो उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो यहां पर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3, इसमें क्या होगा, बोरोन हैज नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो अब आपका जो बोरोन है उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये कोई बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें BF3, तो हम देख चुके हैं कि BF3 में बोरोन के पास वही 2s2 2p2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहां देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो बोरोन के पास 3 तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और एक बोरोन के पास 2p ऑर्बिटल बचा है जो कि खाली है, वेकेंट। और फ्लोरीन के पास तो क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बताओ क्या होगा, हाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होंगे। सो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स will be generated, due to which bond length will decrease। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो BF3 और BF4 माइनस में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, स्पेस कंज्यूम होगा बहुत सारा, तो हम यहाँ कहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि BF बॉन्ड लेंथ जो होगी BF3 में कम होगी और BF4 माइनस में ज्यादा होगी, कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हो BO बॉन्ड लेंथ, BO बॉन्ड लेंथ in BOH whole thrice and BOH whole 4 minus। तो BOH whole thrice और BOH whole 4 minus में आपको क्या कंपेयर करनी है, BO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो फिर से देखो वही फंडा है भाई, BOH whole thrice में तो वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बोरोन का, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, हम लोग इसको मतलब आगे चल के और पढ़ेंगे, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बट यहाँ बोरोन के पास देखो खाली 2p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास क्या हुआ है, भरा हुआ 2p ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग होगी। जबकि BOH होल 4 माइनस के अंदर ये तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, OH एंड OH, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो यहाँ पर वही बैक बॉन्डिंग से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा। सो अगेन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बताओ क्या होगा, BO बॉन्ड लेंथ
in BOH whole thrice will be lesser. समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप यहां पर क्या कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हो। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये आपसे पूछा जा सकता है। कंपैरिजन पूछ लेगा, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा लेगा, आपसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करवा लेगा, है ना, आपसे मॉलिक्यूल की प्लेनर नॉन प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में बात करेगा। तो सभी एप्लीकेशन है बैक बॉन्डिंग के, ठीक है। इसी में देखो एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ये आपने कॉपी कर लिया है, जल्दी से कर लो, डन। चलिए तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इस पर देखें। क्वेश्चन इज की कंपेयर BN बॉन्ड लेंथ, BN बॉन्ड लेंथ इन, एक है आपके पास BNR3 होल थ्राइस, एक है आपके पास BH NR3 नहीं NR2 है ना, NH3 है ना, NR2 कर लेना भाई, इन दोनों को ही वापस लिखता हूँ इरेज करके, ठीक है। तो BNR2 होल थ्राइस, NR2 होल ट्वाइस, और एक आपके पास है BH2 NR2। इन तीनों में आपको BN बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। चलिए ट्राई करें, देखते हैं आप सही कर पाते या फिर नहीं। चलिए तो देखें, अब आपको बहुत सिंपल है, ये आपने कर लिया होगा ट्राई, ठीक है। इसका आंसर आएगा कि यहां पर BN बॉन्ड सबसे कम लेंथ होगी और यहां पर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। रीजन है बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग के साथ में आपको यहां पर देखना होगा डीलोकलाइजेशन। तो बहुत ध्यान से देखें भाई, आपके पास जो B है बोरोन NR2 होल थ्राइस, तो देखो यहां पर आपके पास NR2 ग्रुप है, ठीक है। तो NR2, यहां पर आप देखें NR2 ग्रुप है और इधर भी NR2 ग्रुप है। यहां पर डिफरेंस क्या है, एक NR2 ग्रुप को हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया है, तो अब आपके पास यहां पर 2 NR2 ग्रुप हैं। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 2 H हैं और सिर्फ एक NR2 ग्रुप है। अब दिख रहा है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 2p ऑर्बिटल में, और बोरोन के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल है। यहां पर देखो इन दोनों बीच में पाई बॉन्ड बन गया, तो ये एक बैक बॉन्ड बन गया है, बेसिकली एक पाई बॉन्ड ही तो है ना। यहां पर आप देखो, यहां पर इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी है 2p। अब जो है पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड इन दोनों के बीच में, और यहां पर जो पाई बॉन्ड है, यहाँ तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। तो यहां पर तीनों के बीच में आपका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। बोरोन इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे भी, जब इससे बनाएगा तो इन दोनों से नहीं बनाएगा, जब इससे बनाएगा तो इन दोनों से नहीं बनाएगा। इस तरह से आपके पास एक डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बनेगा 1 + पाई अपॉन सिग्मा। भाई एक तो पाई बॉन्ड और बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.33। यहां पर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5, और यहां आप देखोगे तो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। अगर हम ये मान ले कि पूरा पाई बॉन्ड बन ही रहा है, बैक बॉन्ड तो बन ही रहा है यहां पर, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं जो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, वहां पर बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो BNR2 होल थ्राइस में BN बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर BHNR2 होल ट्वाइस में, और फिर BH2NR2 में। तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको शीट में दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ें और उनके ऊपर काम करें, उनको सॉल्व करें, ठीक है। तभी आप बैक बॉन्डिंग को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रॉपर टॉपिक के नाम से दिया हुआ है बैक बॉन्ड, शीट के एक्सरसाइज 1 में आप अपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। मैं अभी आपको बता भी दूंगा एट द एंड ऑफ लेक्चर कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट गर्मी बहुत हो गई है ना, तो आगे हम लोग बात करें अबाउट ब्रिज बॉन्ड। ये अपना अगला टॉपिक है। बैक बॉन्डिंग के बाद आपको सीखनी है ब्रिज बॉन्डिंग, या फिर आप सिंपली इसको क्या बोलते हो, ब्रिज बॉन्ड बोलते हो। तो यहां पर आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन जिन मॉलिक्यूल्स में ब्रिज बॉन्डिंग होती है इंपॉर्टेंट, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप ये ना समझे कि आपको वही हर एक चीज़ को रटना है, हाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है और वो आपको याद हो जाएंगी, थोड़ी सी मेहनत करने के ऊपर, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है ब्रिज बॉन्डिंग में क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा एटम होगा जो एक मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स को आपस में क्या कर रहा होगा, अटैच कर रहा होगा। 2 एटम्स को आपस में क्या कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा, ब्रिज की तरह काम कर रहा होगा। इसीलिए इस बॉन्डिंग का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, ब्रिज बॉन्डिंग रखा है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो हम लेकर चलते हैं सबसे पहले सीखो डाइबोरेन के बारे में।
इसे हम B2H6 के नाम से जानते हैं। तो जो डाइबोरेन है ब्रिज बॉन्डिंग, इसी में एक्चुअली यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इसी के साथ शुरू कर रहे हैं। ब्रिज बॉन्ड तो नॉर्मल ब्रिज है, लेकिन ब्रिज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो एक पहला बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके बहुत काम में आता है, पूछा जाता है, उसे हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। जेई में इसको पूछा जाता है, अभी 2021 के अंदर भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा भी कौन सा क्वेश्चन था, वो आपको शीट के अंदर मिलेगा, आप लोग ट्राई करना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझें सुने। ब्रिज बॉन्ड पहली बात तो क्यों बन रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप देखें B2H6 जो है, B2H6 इज एक्चुअली अ डाइमर ऑफ BH3, दैट इज आप इसे बोरोन ट्राईहाइड्राइड बोल सकते हो, ठीक है। वैसे बोरोन ट्राईहाइड्राइड नहीं बल्कि बोरोन हाइड्राइड बोल सकते हो, सिंपल है ना। BH3 बोरोन हाइड्राइड आपका। तो BH3 में अगर आप देखोगे तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है कि जो दो BH3 मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलकर क्या बना लेते हैं, B2H6। तो डाइमर फॉर्मेशन क्यों होता है, सो द ड्राइविंग फोर्स behind bridge bond formation is actually octet completion। तो आप देखो यहां पर ये क्या करता है, जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डाइमर फॉर्म करता है, बोरोन एटम। लेकिन कहानी क्या है कि एक्चुअली ऑक्टेट बड़ी अलग तरीके से कंप्लीट होता है ना, समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैं आपसे बात करूं एक बोरोन BH3 ग्रुप की, या इस तरह से BH3 है और इसके बॉन्ड को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं ताकि डाइमर बनता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है ना। बहुत बारीकी से समझना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, पहले चीज़ों को समझें, फिर हम याद क्या रखना है वो आपको यूज़ करते करते याद होगा। ऑब्वियसली थोड़े एफर्ट तो आपको मारने ही पड़ेंगे, बट आप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बनने की समझने की कोशिश करें, कैसे बन रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं थी बनने की, क्यों, देखो ये आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो गांव का बच्चा जानता है, 1s1, ठीक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बहुत डिटेल में मैं आपको इसकी बॉन्डिंग समझा रहा हूं ताकि आपको चीज़ें रटना ना पड़े, हर एक पॉइंट लिख भी रहा हूं ताकि कभी रिवाइज करो तो आपके काम में आए। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, बोथ ऑफ दीज, ठीक है, दीज, ठीक है, दोनों दीज हाइड्रोजन एटम्स हैव ऑलरेडी शेयर्ड देयर single electron with boron atoms and do not have any extra electron to form bond, या फिर आप चाहो तो ब्रिज बॉन्ड बोल दो, with another बोरोन एटम। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि आपके जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। किस चीज के लिए, इन दोनों बोरोन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। हाइड्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो इन दोनों बोरोन एटम्स के साथ क्या बना पाए, बॉन्ड फॉर्म कर पाए, ठीक है। क्योंकि भाई अब एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, तो ब्रिज बॉन्ड बनेगा कैसे, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको ज्योमेट्री दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनता है ये, हम उसी के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि यार बना कैसे। भाई बना तो है, बना ये मॉलिक्यूल मिलता है हमें, बहुत काम का मॉलिक्यूल है, तो ये बना हुआ मिलता है दुनिया में, तो यार ये बॉन्ड बना तो होगा किसी ना किसी तरीके से। अब पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो बॉन्ड बनाएगा कैसे। तो हम अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, यार यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यूज करके भी बॉन्ड बना लिया है। तो आप देखें अभी ये बोरोन जो है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है,
क्या होता है sp3 B2H6 के अंदर, मैं आपको भी लिखवाऊंगा भी आगे, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं पहले की यूज कर रहा हूँ। बोरोन जो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो केमिस्ट जो पढ़ रहे थे इसके स्ट्रक्चर को, उन्होंने बोला कि यार देखो नॉर्मल तरीके से यहाँ बॉन्ड नहीं बन सकता, कुछ ना कुछ स्पेशल पावर चाहिए, उसी से बॉन्ड बनेगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भाई क्या होगा, हुआ क्या होगा बेसिकली कि जो बोरोन का द sp3 hybridized orbital of boron atoms combine with 1s orbital of hydrogen atoms to form a delocalized orbital which is actually, या ऐसे मत लिखो, इसका लिखो आप and the electron cloud of this orbital is delocalized या is dispersed लिख दो या spreaded लिख दो, क्या लिखना चाहिए हमें, dispersed लिखना है, is spreaded लिख लो, spreaded between 2 boron and 1 हाइड्रोजन एटम। ध्यान से सुने, कवि यहां पर क्या कहना चाहता है भाई, कवि यहां पर ये कहना चाहता है कि आपके पास ये जो बोरोन एटम था, ठीक है, इस बोरोन एटम के पास ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इस मॉलिक्यूल में, दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। तो ये बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ऐसे यहाँ पर एक और बोरोन है, उसके पास भी क्या है, ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये बोरोन का sp3, ये बोरोन का sp3, ये बोरोन का sp3। और जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हो गया, ये रहा, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हो गया, ये रहा। अब क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, मिक्स होते हैं, और मिक्स होकर वो एक नया डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, विच लुक्स लाइक दिस। ध्यान से देखना, मैं कलर कोड यूज कर रहा हूं। इस तरह से आपके पास एक डीलोकलाइज्ड, क्यों मैं फालतू वेव शेप बना रहा हूं, ठीक है, मैं इसको आगे चल के और अच्छे से बनाऊंगा, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूं। तो इस तरह से आपके पास एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनता है, डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस किस के साथ मिलकर बनता है, हाइड्रोजन का 1s, इस बोरोन का sp3, इस बोरोन का sp3, ये मिलकर एक ऐसा ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है। मतलब ये जो हाइड्रोजन बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन था, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। भाई पहले तो क्या, नॉर्मल बॉन्ड में तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन दोनों एटम्स के बीच में होगा, लेकिन यहां कुछ ऐसा जुगाड़ हुआ है ना, वो कहते हैं ना वो किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, तो वो इंतजाम हो गया यहाँ पर, यहां से यहां, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था ये इधर भी है और ये इधर भी, बिखर गया इन दोनों के बीच में। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इन तीनों एटम्स को आपस में क्या कर लिया है, बांध लिया है। ये स्पेशल बॉन्ड बना। ये आपके पास नॉर्मल बॉन्ड है जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपके पास नॉर्मल बॉन्ड है जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही हैं लेकिन एटम्स कितने हैं, 3 हैं। तो ये जो आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आप समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, बोरोन के sp3 और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल मिलकर कुछ ऐसा जुगाड़ किया है कि उससे क्या हुआ, यहां पर एक बॉन्ड बन गया है। उस बॉन्ड में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो इन तीनों एटम्स के बीच में बिखर गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये इन तीनों एटम्स के बीच में भी क्या हो गया है, बिखर गया है, और इस तरह से B2H6 के बीच में एक बॉन्ड बनता है। B2H6 के अंदर जो बॉन्ड बनता है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, ब्रिज बॉन्ड के नाम से। तो पहली बात, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा हुआ, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक बार आप फटाफट से कॉपी कर लें, डन है ना, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं वीडियो को ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब बढ़ें आगे।
आगे देखो, अब इसको दोबारा से बनाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से देखें आप लोग, आपने तो समझ ही लिया है कि भाई यहाँ पर जो बोरोन है, ये दोनों बोरोन एटम्स हैं। ये वाले जो आपके बॉन्ड्स हैं, ये नॉर्मल बॉन्ड्स हैं जिनमें दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बना, उससे क्या हुआ कि दोनों बोरोन और हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ गए। ठीक है, अब मैं आपको इसकी 3D ज्योमेट्री दिखाऊं, मतलब प्रॉपर ज्योमेट्री जो होती है कुछ ऐसी होती है। ध्यान से देखना कि ये एक आपका मॉलिक्यूलर प्लेन बनेगा। ठीक है, लाइक दिस। यहां पर एक लाहौर भी लाखों बात हो गया। देखो, यहां एक बोरोन एटम है, यहां एक बोरोन एटम दिख रहा है आपको। तो ये हाइड्रोजन एटम होगा, ये हाइड्रोजन एटम भी होगा, इधर ये हाइड्रोजन एटम होगा और ये हाइड्रोजन एटम होगा। इसी तरह से एक हाइड्रोजन एटम ऊपर जाएगा लाइक दिस, और एक हाइड्रोजन एटम क्या जाएगा, नीचे जाएगा लाइक दिस। तो इस तरह से आपके पास ओवरऑल एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। अब आप देखें, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, पहली बात तो ये जो बॉन्ड है BHB, इसे हम लोग एक तो जानते हैं बाय द नेम ऑफ ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा हम इसे बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। बनाना बॉन्ड क्यों बोला, आपको शेप पे दिख रहा है कि टू मिनिमाइज रिपल्शन, है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज रिपल्शन द delocalized orbital takes the shape of a banana। तो इसलिए हम इसे बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स गो बनानास, है ना, इससे आप इसे रह सकते हो, खैर आसान है, बनाना बॉन्ड आपको हमेशा याद रहेगा। तो बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं, कि वो जो डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए ये स्ट्रेच होता है और एक बनाना की शेप ले लेता है, इसलिए हम इसे बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इस बॉन्ड को हमने एक और नाम दिया हुआ है दिस ब्रिज बॉन्ड इज ऑल्सो known as three-centered two electron, that is 3C2E bond। देखो, इस बॉन्ड के ना, मैंने आपको बताया, इस बॉन्ड में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं और यहां पर सेंटर कितने, तीन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। आपके पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होगा आपके पास नॉर्मल 2C2E बॉन्ड, 2C2E बॉन्ड। ठीक, देखो ये तो आपका कौन सा बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड है। चलिए अब दूसरा हम नाम बॉन्ड देखते हैं, ये वाला। इन बॉन्ड्स को हम लोग टर्मिनल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपके टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। तो जो ब्रिज बॉन्ड है वो तो 3C2E बॉन्ड है, लेकिन जो आपका नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड इज अ नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आज तक आपने जितने भी बॉन्ड पढ़े हैं वो सब नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, क्योंकि उनमें दो सेंटर होते हैं और उन दोनों सेंटर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेड होता है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस बॉन्ड का स्पेसिफिकेशन क्या है, इस बॉन्ड की इंपॉर्टेंट और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तीन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसीलिए इस बॉन्ड के तीन सेंटर हैं और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉन्ड को हम लोग 3C2E बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जब भी आपके पास तीन एटम्स के बीच में, मतलब दो एटम्स के बीच में एक ऐसा एटम आ जाए जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा इस तरह का बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अगर ब्रिज बन रहा है। तो अभी हम और देखेंगे आगे, भी तो आप इसके बारे में बात करें, बोले यहाँ तक समझ में आता है। तो इस बॉन्ड के अलग अलग नाम है, इसे हम ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, इसे हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, और इसे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो मैंने व्हाइट कलर का प्लेन बनाया, ये इसका मॉलिक्यूलर प्लेन है, ठीक है।
ये जो बॉन्ड बना ये इस प्लेन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे लाई करती है। अगर आप मॉलिक्यूल को देखें, सो द ओवरऑल मॉलिक्यूल is non-planar and boron atom is considered to be sp3 hybridized। तो आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर है और यहाँ पर जो आपका बोरोन एटम है उसे हम लोग क्या मानकर चलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मान के चलते हैं। ये हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन है और ये हाइड्रोजन एटम क्या है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट चीज, फोकस करें इस पर। अब मैं आपको और डेटा देता हूं इस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक बोरोन एटम, ये दूसरा बोरोन एटम, ये आपके टर्मिनल वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और यहां पे आपके आएंगे ब्रिज वाले हाइड्रोजन एटम्स। एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर। तो बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, इसको मैं पूरा ही कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे दिखाने की जगह, अब तो आप समझ जाओगे, लाइक दिस। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे है। अब ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 97 डिग्री इंटरनल वाला, और ये वाला जो आपके पास बॉन्ड एंगल होता है ये वाला, ये बॉन्ड एंगल 122 डिग्री के आसपास होता है। तो जेईई मेंस में यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन दोनों में से बॉन्ड एंगल जो है, अब मैंने आपको परसेंटेज कैरेक्टर निकालना सिखा दिया है, तो इधर एक बॉन्ड एंगल है, इधर एक बॉन्ड एंगल है। आपसे पूछा गया था कि बताओ कहां पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कहां कम होंगे। तो भाई बॉन्ड एंगल परसेंटेज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर क्या आएंगे, ज्यादा, और यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर क्या आएंगे, कम। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो अगर हम इसको θ1 बोल दें और इसको θ2 बोल दें, तो θ1 जो है वो लेस देन θ2 है, पहली बात। समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दो तरह के BH बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, बॉन्ड लेंथ, तो बहुत सिंपल सी बात है कि बॉन्ड लेंथ जो होगी वो आपका जो ब्रिज BH बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, आपके टर्मिनल BH बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो ये एक और फैक्ट आ गया पास कि भाई जो ब्रिज बॉन्ड है ये टर्मिनल बॉन्ड से क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है, सॉरी लेंथ में ज्यादा है। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ की, किन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो देखने पर आपको लग रहा हो कि यार ये बॉन्ड लंबा है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, बट अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आप यहां पर बात करें, जैसे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना चाहो, ये टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक करना चाहो, तो ध्यान रखना जो आपका ब्रिज वाला BH बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, टर्मिनल BH बॉन्ड से ज्यादा होती है। क्या होती है, टर्मिनल BH बॉन्ड से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अरे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहां पर जब आप नॉर्मल टर्मिनल वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो टर्मिनल बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 2 एटम्स। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स के इन्फ्लुएंस में होता है, जबकि ब्रिज बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अंडर द इन्फ्लुएंस, बोल लो, ये इन्फ्लुएंस का मतलब आप समझ रहे हो, अट्रैक्शन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। सो ब्रिज बॉन्ड requires more energy। तो ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी क्या करनी होती है, सप्लाई करनी होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता चुका हूं। बोरोन एटम यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो आपका ब्रिज बॉन्ड है वो आपके नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। कॉपी करें, हो गया। चलिए तो देखें ध्यान से कि
पहली बात स्ट्रक्चर, अभी आपको एक दिन में याद नहीं होगा ना, यूज करते करते याद होगा। समझो अभी आप चीज़ों को, बहुत सारा डेटा है, ऑब्वियसली मैं अभी समराइज नहीं करूंगा, या तो आप खुद से समराइज करना, नेक्स्ट क्लास में आपको पहले इसको वापस से समराइज करूंगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, मैंने सबको डिटेल में आपको बताया। तो हमने यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर ली, भाई इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी होगी। तो आप यहीं से कंटिन्यू करना, मेरे पास तो जगह नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव भी करते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है डायरेक्टली। ध्यान रखना कि द स्ट्रेंथ कंपेरिजन, द स्ट्रेंथ ऑर्डर ऐसा बोल दो, इज प्रूव्ड बाय रिएक्शन विद CH3Cl। तो जब आप B2H6 की रिएक्शन, B2H6 की रिएक्शन आप CH3Cl से करवाते हो तो पता है क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑल टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स are replaced by methyl group। तो इस चीज का प्रूफ है। होता क्या है, ये आपका बोरोन, ये बोरोन, ब्रिज वाले हाइड्रोजन इंटैक्ट रहते हैं, ब्रिज वाले हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन टर्मिनल की जगह क्या आ जाता है, आपका CH3 ग्रुप आ जाता है, लाइक दिस। तो ये चीज प्रूव कर रही है कि भैया ब्रिज बॉन्ड जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड, इसलिए टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्रिज बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज पे आप ध्यान दें। अच्छा, दूसरा, इसके हम ज्योमेट्री में एक छोटी छोटी चीजें जो आपको खुद को ऑब्जर्व करनी चाहिए, बट मैं स्टिल आपके सामने वापस से बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी 11th क्लास के अंदर आप लोग इतना सोच नहीं पाते हो, पहली बार चीजें पढ़ रहे हो, साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप सीखोगे। तो ध्यान दें, ठीक है, यहां पर बोरोन है, यहां पर बोरोन है, भाई ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन और ये आपके पास हाइड्रोजन है। अब बहुत ध्यान से आप देखें, होगा क्या, ये B2H6 में यहां हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, ये वाला, और ये वाला हाइड्रोजन नीचे आएगा, लाइक दिस है। तो यहां पे आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, maximum number of atoms in a plane। तो देखो एक एटम मैक्सिमम एटम्स कितने हो गए, आप ये वाला प्लेन ले लो, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, कलर कोड फॉलो कर लेना 6। और वहीं आपसे मैं पूछूं मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, तो देखो मिनिमम एटम्स कौन से हैं जो आप प्लेन को ऐसे कंसिडर कर लोगे, ठीक है, पूरा प्लेन कंसिडर करना है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आप प्लेन को ऐसे कंसिडर करोगे तो आपको कितने एटम्स दिखाई देंगे, 4 एटम्स दिखाई देंगे। तो कई बार आपको नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने पड़ते हैं एक प्लेन के अंदर, तो वो आप इस तरह से देखकर विजुलाइज कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम दोनों तरह के नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूल है B2H6। अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब इसमें कुछ और चीजें भी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक साथ सब कुछ नहीं बता सकता, वरना आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी, मतलब आपके दिमाग में थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे, जितना डाइजेस्ट होता है उतना ही खाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ी जगह छोड़ दें, करीबन आधा आधा, एक पेज छोड़ ही दो आप, बीच में गैप छोड़ लो, ठीक है। और अब हम ऐसी बात करते हैं, देखो एग्जैक्टली इसी तरह से आप बात कर सकते हो इन BH2, ये हो गया। तो अगला मॉलिक्यूल जो है, एक सेकेंड, अगला जो मेरे पास, एक बार आप मेरे को जगह दो, मैं स्लाइड ऐड कर दूं उसमें ना, कम पड़ गई मुझे। चलिए, तो देखें ऐसे आपका जो अगला मॉलिक्यूल है वो है बेरिलियम हाइड्राइड BeH2। तो अगर आप BeH2 देखो तो BeH2 की सबसे बात कर लेते हैं। BeH2 लीनियर ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ये इसका मोनोमर है, लीनियर ज्योमेट्री। अब भाई इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी भाई साहब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जैसे वहां पर बॉन्ड बना ऐसे ही यहां पर भी क्या होता है, आपका डाइमर बनता है, तो ये इसका मोनोमर है। अगर मैं आपसे इसके डाइमर के बारे में बात करूं, डाइमर,
तो डाइमर फॉर्म में क्या होता है, बेरिलियम बेरिलियम, इनके पास भी देखो ब्रिज बॉन्ड बनेगा। आप खुद देख के बताओ, क्या ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा? होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अरे वही तो सिचुएशन है। पिछले केस में क्या फर्क है, बोरोन की जगह बेरिलियम आ गया, हाइड्रोजन के पास तो अब भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से ही ये दोनों बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर वही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वाले केस में भी वही आपके क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फिर से आपका क्या होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यहां लिख के छोड़ सकते हो कि व्हेन ब्रिजिंग ग्रुप has only 1 electron, then the bridge bond formed will be a 3 center 2 electron bond। तो उस केस में जो आपका ब्रिज बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। और ये जो आपका टर्मिनल बॉन्ड है ये नॉर्मल आपका 2C2E बॉन्ड है। ठीक है, ये भी कौन सा बॉन्ड है आपका, वही नॉर्मल 2C2E बॉन्ड। क्लियर है? एक और चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहां पर जो है बेरिलियम एटम sp था 1 2 3, यहां पर बेरिलियम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑल्दो कंप्लीट बॉन्ड नहीं है बट स्टिल इस डाइमर में हम बेरिलियम को sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही लेकर चलते हैं। इसी तरह सॉलिड स्टेट में ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप पॉलीमेरिक सॉलिड में देखोगे तो वही बेरिलियम है, तो जैसे B2H6 बना उसी तरह से ये बनता है। यहां पर हाइड्रोजन लाइक दिस, इस तरह से आपका पॉलीमेरिक सॉलिड फॉर्म होता है और ये कहानी आगे तक चलती रहती है। अगेन वही हाइड्रोजन है, तो ये सारे ब्रिज बॉन्ड जो हैं वही आपके 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे। कैसे होंगे, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और हर एक के केस में जो बेरिलियम है वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 है तो ये नॉन प्लेनर होगा। आप चाहो तो इसको यहाँ वेज और डैश दिखा सकते हो। ठीक है, वो सभी में दिखाना पड़ेगा, फिर आपको तो दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से एक वेज एक डैश होगा। तो बेसिकली ये आपका नॉन प्लेनर, ये वाला जो है वो प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज, तीनों एटम्स बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होंगे। ये वाली जो ज्योमेट्री होगी ये कैसी होगी, नॉन प्लेनर होगी। और आप देखो यहाँ पर जो आपका बेरिलियम है वो कौन सी हाइब्रिडेशन स्टेट में होगा, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में होगा। तो इस तरह से BH2 के 3 फॉर्म्स बनते हैं। मोनोमर फॉर्म में वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, डाइमर में ब्रिज बॉन्ड बन रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और पॉलीमेरिक सॉलिड में भी ब्रिज बॉन्ड बन रहा है जहां पर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ सकते हैं? तो इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बनता है। अब क्या हाइड्रोजन के थ्रू ही ब्रिज बॉन्ड बनता है? शायद और कोई एटम भी काम में आ सकता होगा, तो बिल्कुल आ सकता है। अब ये काम मैं आपको दे रहा हूं रिसर्च, थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए कि भाई आप एक तो कोशिश करें ज्योमेट्री बनाने की AlH3, एक आप बनाएं AlCl3, आप चाहें तो B2Cl4 भी बना सकते हैं। ठीक है, इनकी ज्योमेट्रीज ड्रॉ करें जैसे मैंने बनाया, देखें किस तरह का ब्रिज बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा ये सभी डाइमर होते हैं। AlH3 का डाइमर होता है Al2H6, इसका भी डाइमर बनेगा Al2Cl6। चलिए अपने दिमाग से सिमिलर ज्योमेट्री बनेगी, अपने दिमाग से बस ये पता करें कि इनमें से किस किस के अंदर जो ब्रिज बॉन्ड होगा वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या सभी बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या किसी और टाइप के भी होंगे? आप चाहें तो इसके लिए गूगल बाबा की मदद लेकर रिसर्च कर सकते हैं, करोगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे ये सब डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको B2H6 की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा, आगे भी हम उनको यूज करेंगे जब आप P ब्लॉक पढ़ते हो वहां पर, बट अभी मैं आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर दूंगा जिससे आप उन चीजों को सीख पाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे बढ़ते हैं। तब तक आप अपनी शीट के अंदर है ना, जो आपकी शीट है एक्सरसाइज 1 में बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग के नाम से, ब्रिज बॉन्डिंग ऑल्दो भी कंप्लीट नहीं हुई है पर दोनों कंबाइंड फॉर्म में दिए हुए हैं, तो या तो आप अभी ट्राई कर लेना बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट क्लास जब ब्रिज बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम उन दोनों के क्वेश्चंस को एक साथ ट्राई कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।